चलिए, प्रमुख शब्दावलियाँ, प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, टर्म हैं जो कई बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं अग्रहार। अग्रहार और ब्रह्मदेव दो महत्वपूर्ण भूमि हैं जिनका उल्लेख प्राचीन भारत में विशेष रूप से मिलता है अनेक अभिलेखों में। अग्रहार भूमि का सबसे पहली बार उल्लेख समुद्रगुप्त के गया एवं नालंदा लेख में मिलता है। समुद्रगुप्त के गया और नालंदा अभिलेख में अग्रहार भूमि का पहली बार उल्लेख मिलता है। अग्रहार भूमि मुख्यतः एकमात्र ब्राह्मणों को दी जाने वाली, याद रखिएगा, अग्रहार भूमि मुख्यतः एकमात्र ब्राह्मणों को दी जाने वाली करमुक्त भूमि थी। ठीक है, एकमात्र ब्राह्मणों को दी जाने वाली करमुक्त भूमि होती थी। यह एकमात्र ब्राह्मणों को दिया जाता है और उससे अपेक्षा किया जाता है कि इस प्रदत्त भूमि के कारण वह कम से कम निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था करे। तो ब्राह्मण से अपेक्षा किया जाता है कि वह निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। ठीक है, वह इसमें प्रदत्त भूमि प्राप्त किया है तो कम से कम वो शिक्षा व्यवस्था के लिए कार्य करे और दे। दूसरी बात, प्रायः जो वह अग्रहार भूमि होती थी यह वंशानुगत होती थी। यह वंशानुगत भूमि होती थी जो प्राचीन काल में मुख्यतः अनेक ब्राह्मणों आदि को दान दिया गया। अब प्रॉब्लम ये अधिक है। अच्छा, ब्रह्मदेव बता दें, फिर आगे चलते हैं। ब्रह्मदेव क्या है? ब्रह्मदेव जो भूमि है यह इस प्रकार की भूमि होती है जो ब्राह्मणों के साथ साथ धार्मिक संस्थाओं को भी दी जाती है। तो समझिएगा, ब्रह्मदेव भूमि क्या है? यह ब्राह्मणों और अन्य धार्मिक संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि। तो ये ब्राह्मणों को भी दी जाती थी और अन्य धार्मिक संस्थाओं को भी दी जाने वाली भूमि जो होती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है ब्रह्मदेव। जो ब्रह्मदेव भूमि है, जो भूमिदान का उदाहरण है, यह ब्रह्मदेव भूमि जो है यह मुख्यतः इस भूमि का जो पहला उदाहरण भारतीय इतिहास में मिलता है वह मिलता है नागानिका का नाना घाट अभिलेख। वह है सातवाहन रानी नागानिका का नाना घाट लेख। ठीक है, वह सातवाहन रानी नागानिका का कौन सा अभिलेख है? नाना घाट अभिलेख है। किसका है? नागानिका का। और यह भारतीय इतिहास में भूमिदान का पहला उल्लेख है। भूमिदान का प्रथम अभिलेखिक वर्णन है, अभिलेखिक साक्ष्य है। यह कई बार क्वेश्चन पूछा है। नाना घाट अभिलेख जो है यह भूमिदान का प्रथम अभिलेख है। तो कभी वंश पूछता है, कभी रानी पूछेगा, कभी पूछेगा किस अभिलेख में भूमिदान का पहली बार उल्लेख मिलता है। तो जब रानी पूछेगा तो नागानिका, अभिलेख पूछेगा नाना घाट, जब वंश पूछेगा सातवाहन। और दूसरा क्वेश्चन समझिएगा, नागानिका जो हैं यह भारतीय इतिहास की प्रथम रानी हैं। नागानिका भारतीय इतिहास की प्रथम रानी हैं जिनका चित्र सिक्कों पे मिलता है। तो सिक्कों पे उल्लेखित, सिक्कों पे पिक्चराइज्ड, यह भारतीय इतिहास की प्रथम शासिका हैं नागानिका। ठीक है, सिक्कों पे इनका ही पहली बार चित्र मिलता है, इसके पहले किसी का चित्र नहीं मिला है। कुमार देवी वाला जानिएगा अगर राजा रानी प्रकार, तो वो गुप्त काल बाद में आता है। ठीक है, अब समझिएगा ब्रह्मदेव और अग्रहार भूमि आ गया। ये जो दोनों भूमियाँ हैं, इन्हीं दोनों भूमियों को आधार बनाकर जब भारतीय सामंती संरचना का विकास और सामंती संरचना के उद्भव की बात हुई तो उसमें महत्वपूर्ण इतिहास का जो आर.एस. शर्मा जी हैं, शर्मा जिन्होंने इंडियन फ्यूडलिज्म नामक ग्रंथ लिखा है, उन्होंने इन्हीं ब्राह्मणों को दी जाने वाली अनुदान और अग्रहार और जो ब्रह्मदेव भूमियाँ होती हैं, इन्हीं भूमियों को मुख्यतः सामंतवाद जैसी संस्था के विकास का और उसके उद्भव का मुख्य कारक माना है। ठीक है, जबकि जो बीएनएस यादव जी हैं उन्होंने कहा है कि सामंतवाद के विकास में
या ब्राह्मणों को दी गई जो भूखंड होते थे ये बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा नहीं होते होंगे, इसीलिए इनको इतनी बड़ी संस्था के उद्भव और विकास के कारक के रूप में, उसके बैकग्राउंड के रूप में, उसके कारक के रूप में नहीं माना सकता है, बल्कि इसके पीछे धार्मिक अनुदान नहीं, बल्कि धर्मेतर अनुदान, धर्म से इतर जो अनुदान दिए गए हैं उनको ही मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जा सकता है या उनको ही ओनस दिया जा सकता है और इनको नहीं। तो यह इनका मुख्य विचार रहा है। अगला चलिए, देवदान क्या है? देवदान गुप्त काल में जो देवदान होता था मुख्यतः जो धर्मेतर व्यक्तियों को, समझिएगा, गुप्त काल में मुख्यतः जो होता था जो धर्मेतर, धर्म से इतर व्यक्ति होते थे, उनको कोई काम करते थे, धार्मिक कार्य करते थे, तो गुप्त काल में गुप्त काल और गुप्त काल के बाद जो देवदान है मुख्यतः इस पद्धति में था कि यह जब किसी देवता के नाम पर या मंदिर को या धार्मिक संस्था को दान दिया जाता है तो ऐसे दान को कहते हैं हम देवदान कहते हैं। चोलों के समय में ऐसी भूमि को जो देवताओं के नाम पर या मंदिरों को दिया जाता था, इनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे मंगलम, चतुर्वेदी मंगलम, ठीक है, इनके बहुत सारे नाम मिलते हैं। देवदान, मंगलम, चतुर्वेदी मंगलम, ठीक है, ये सब इनके नाम है जो मंदिरों को दिए जाते थे। कहा जाता है कि चोल काल में, ठीक है, चोल काल में जो भूमियाँ होती थी या जो दिया जाता था, इससे मंदिर बड़े समृद्धशाली हो गए, मंदिर बड़े एक प्रकार से मंदिर समृद्धि के महत्वपूर्ण केंद्र हो गए और इसी कारण जो था मंदिर भी एक प्रकार से बैंकों का कार्य करने लगे। मंदिर के अंतर्गत ही घटिका नामक विद्यालय स्थापित हो गए जो मुख्यतः शिक्षा साहित्य से जुड़े कार्य करने लगे, शिक्षा देने का कार्य करने लगे। तो घटिका क्या है? घटिका एक विद्यालय है। पूछेगा घटिका क्या है? घटिका मुख्यतः चोलकालीन एक विद्यालय है, ठीक है, जो मंदिरों के संरक्षण में रहता था, उसको कहते हैं घटिका। पूछेगा घटिका क्या है ये। और देखिएगा जो मंदिर होते थे, ये मंदिर भी बैंकों का काम करते थे और मंदिर बाकायदे कर्ज भी बांटते थे और कर्ज पे जो मंदिर दिया था, मंदिर लेते थे, वो लगभग इस पे टैक्स भी, मतलब आपको उसके बदले में आपका जो अच्छे निवेश स्वीकार करते थे, उसके बदले में बाकायदे आपको उसका एक प्रकार से इंटरेस्ट भी देते थे, ठीक है, एक प्रकार से उस पर इंटरेस्ट भी देते थे ना। तो मतलब मंदिर जो थे बहुत समृद्धशाली थे और आज भी दक्षिण भारत के मंदिर तो वैसे बहुत ज़्यादा समृद्धशाली हैं। देवाग्रह क्या है? गुप्त काल में जो धर्मेतर व्यक्तियों को अनुदान दिया जाता था उसे कहते हैं देवाग्रह। ये धर्मेतर व्यक्तियों को दिया गया, धर्मेतर व्यक्तियों को दिया गया अनुदान कहलाता है देवाग्रह। देवदान धार्मिक व्यक्तियों को, खासकर मंदिरों को, देवताओं के नाम पे दिए गए अनुदान होते हैं, ठीक है। देवदान और देवाग्रह होते हैं धर्मेतर अनुदान। जो धर्म से इतर व्यक्तियों को दिया जाए उसे कहते हैं धर्मेतर अनुदान। देखे होंगे बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाओं आदि को बहुत सारे गांव दे दिए गए, जैसे हर्षवर्धन ने बौद्ध भिक्षु जिनसेन को 80 गांव ग्राम दे दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को चलाने के लिए 100 गांव दान में दे दिया। तो मतलब ऐसे ही दान की प्रक्रिया बढ़ी। अगला समझिएगा, अगला आपका है अपरध धर्म। अगला है आपका अपरध धर्म। अपरध धर्म का जो मूल तात्पर्य होता है, इसका तात्पर्य होता है कि गुप्त काल में यह एक प्रकार का ऐसा अनुदान होता है। अपरध धर्म एक प्रकार का ऐसा अनुदान होता है जो किसी व्यक्ति को दान में दे दिया जाए तो उस व्यक्ति का अधिकार जो होता है केवल उपभोग तक होता है, उपभोग स्तर तक होता है। वह व्यक्ति उस अनुदान को रीसेल नहीं कर सकता है, ठीक है, किसी दूसरे को अनुदान में वह नहीं दे सकता है, याद रखिएगा। और उस भूखंड से जुड़ा हुआ
कोई भी प्रशासनिक अधिकार भी नहीं होता है। तो ऐसी भूमि जिसमें व्यक्ति को न तो कोई प्रशासनिक अधिकार दिया जाए, हाँ, और न तो दान ग्रहीता को उस भूमि को रीसेल का अधिकार दिया जाए, बल्कि वह भूखंड या वह अनुदान जो है केवल और केवल उसके उपभोग तक सीमित रहता है। ऐसे भूमि को कहते हैं अप्रदा भूमि या कहते हैं अप्रत धर्म, या कहते हैं अप्रत धर्म। अब आगे जाइए, नीवी धर्म क्या होता है? यह भी गुप्त काल की टर्मिनोलॉजी है। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी अनुदान दे दिया जाए, कोई भी दान दे दिया जाए और वह दान सदा के लिए, हमेशा के लिए दे दिया जाए, तो उसे कहते हैं हम नीवी धर्म। सदा या हमेशा के लिए दिया गया दान। हमेशा के लिए दिया गया दान कहलाता है आपका नीवी धर्म। और नीवी धर्म अच्छपड़ क्या होता है? नीवी धर्म जो अच्छपड़ है, बिल्कुल इसी की अगली प्रक्रिया है। दान तो सदा के लिए दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन यह ऐसा होगा कि इसको आपको दूसरों को देने का अधिकार नहीं होगा। दूसरों को देने का अधिकार न होना, माने नीवी धर्म में आपको सदा के लिए भूखंड दे दिया गया, आप चाहे जो कीजिए। लेकिन नीवी धर्म अच्छपड़ का मतलब हो गया कि आप इस भूखंड को या जो भी अनुदान दिया गया है आपको, इस अनुदान को आप दूसरों को न बेच सकते हैं, न रीसेल कर सकते हैं, न दूसरों को दे सकते हैं, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में। तो ऐसे कहते हैं हम नीवी धर्म अच्छपड़। अच्छे नीवी की चर्चा किए थे। अच्छे नीवी का मूल तात्पर्य होता है हमेशा के लिए, ठीक है, सदा के लिए या हमेशा के लिए, ठीक है, जमा स्वीकार करना। जस्ट लाइक फिक्स डिपॉजिट नाउअडेज। जो वर्तमान में फिक्स डिपॉजिट होते हैं वो हमेशा के लिए या सदा के लिए, ठीक है, वह एक प्रकार से अच्छे निधि होते जो कभी समाप्त न हो। अच्छे में जो समाप्त न हो, अच्छे निधि ऐसा धन जो कभी समाप्त न हो, जैसे वर्तमान का फिक्स डिपॉजिट। तो ये फिक्स डिपॉजिट की तरह कार्य करते हैं, ये अच्छे निधि होते हैं। जो प्राचीन काल में बहुत सारे उदाहरण हमें अच्छे निधि के मिलते हैं, जब बहुत सारे संगठनों ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग बैंकों में अच्छे निधि जमा किया है। कभी सूर्य मंदिर के दीपक जलाने के लिए, कभी अन्य धार्मिक कार्य करने के लिए जमा स्वीकार करते थे। यह एक प्रकार का फिक्स डिपॉजिट होता था। अगला जाइएगा, भूमि छिद्र न्याय। भूमि छिद्र न्याय एक महत्वपूर्ण शब्दावली है जिसके लिए तत्कालीन अभिलेखों में अन्य अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे अरवान रंध्र न्याय, जैसे नवोत्तर सस्य, जैसे अरवान रंध्र न्याय और नवोत्तर सस्य। वास्तव में अब समझिएगा, भूमि छिद्र न्याय महत्वपूर्ण शब्दावली है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। भूमि छिद्र का तात्पर्य होता है कृषि विहीन भूमि या बंजर भूमि। समझिएगा, भूमि छिद्र का तात्पर्य होता है कृषि विहीन या बंजर भूमि, मतलब जहाँ पे खेती न हो पाए, अनफर्टाइल्ड सॉइल है। अब ये तो भूमि छिद्र हो गया। अब भूमि छिद्र न्याय का मतलब क्या होता है समझिएगा। भूमि छिद्र हो गया, इसमें न्याय जोड़ दीजिए, भूमि छिद्र न्याय हो गया। अब भूमि छिद्र न्याय का मतलब क्या हो गया, मतलब होगा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना। इसका मतलब क्या हो गया, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना। ठीक है, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, इसको कहते हैं भूमि छिद्र न्याय। ठीक है, तो अब क्या है समझिएगा, इसे कभी कभी इसी को हम कहते हैं नवोत्तर सस्य। इसको क्या कहते हैं, भूमि छिद्र न्याय को नवोत्तर सस्य। पूछिएगा नवोत्तर सस्य क्या है, नवोत्तर सस्य। और इसी शब्द को हम कभी कभी इसे कहते हैं अरवान रंध्र न्याय। ठीक है, इसे कहते हैं अरवान रंध्र न्याय। अरवान रंध्र न्याय, नवोत्तर सस्य या भूमि छिद्र न्याय। अब ये क्या है समझिएगा, नवोत्तर सस्य
सस्य माने फसल, पहली बार फसल को उगाना नवतर सस्य है। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी बंजर क्षेत्र को प्राप्त करता है, चाहे कर में, चाहे अनुदान के रूप में, चाहे वेतन के रूप में, जैसे भी प्राप्त हो गया, या उसे अनुदान दे दिया गया, या किसी व्यक्ति ने बंजर भूमि को कृषि योग्य बना दिया, तो क्या कहलाया? कहलाया भूमिछिद्र न्याय। उस पर उसने पहली बार जो फसल उगाया, तो पहली बार फसल उगाने की प्रक्रिया कहते हैं नवतर सस्य या अरवान रंध्र न्याय। ये क्या है? कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी बंजर भूमि को पहली बार कृषि योग्य बनाता है, तो उस व्यक्ति को सरकार की तरफ से विशेष छूट होना चाहिए, उसको एक सीमित समय तक या एक निश्चित समय तक कर मुक्त कर दिया जाना चाहिए, या उसमें एक सीमित समय तक या लंबे समय तक कर की मात्रा को अति न्यून कर दिया जाए, अति अल्प, कम से कम कर दिया जाए। ठीक है, ताकि ऐसे में क्या होगा, अन्य व्यक्तियों को बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, प्रोत्साहन दिया जाए। तो ऐसी पद्धति को हम कहते हैं आपको भूमिछिद्र न्याय। तो जो व्यक्ति कभी भी किसी बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाता है, या राज्य किसी व्यक्ति को कोई भूखंड प्रदान कर देता है, तो कह देता है कि मान लीजिए कि इस क्षेत्र में आप जाइए, 50 साल या 100 साल तक आप यूज कीजिए। पता लगा कि कोई व्यक्ति बड़ा मेहनत से आपके लिए कृषि योग्य ज़मीन बना दिया, और दूसरे दिन आप बड़ा टैक्स लगा लीजिए कि वो भाग जाए छोड़कर, या आप उससे ले लीजिए अपना भूखंड। तो इसीलिए लोग आकर्षित हों, लोग बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाएं, उत्पादन बढ़े, सरप्लस प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है, समाज का विकास हो। इसीलिए ऐसी प्रक्रिया प्राचीन भारत में स्थापित किया गया। लेकिन एक बात ये भी है, इसमें यह पद्धति कहा गया है कि इसमें भूमि का विक्रय व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने भूमि पे कार्य करना शुरू किया, उसे राज्य अगर संरक्षण दे रहा है, तो वह व्यक्ति उस भूखंड का विक्रय नहीं कर सकता है। यह भूमिछिद्र न्याय है, ऐसी भूमि का विक्रय नहीं कर सकता है। ठीक है, राजा को इस भूखंड से क्या अधिकार होता है? राजा को, मान लीजिए कोई व्यक्ति बंजर भूमि है और उसे मान लीजिए वह कृषि योग्य बना रहा है, चाहे बैल से, चाहे फावड़े से, चाहे वह ट्रैक्टर से, और मान लीजिए बंजर भूमि बना रहा है और ज़मीन में दबी हुई कुछ चीज़ें मिल जाएं। भाई जब पहली बार बना रहा है ना, तो पहली बार बना रहा है, कुछ भी मिल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में राजा को क्या अधिकार था कि राजा को इस भूमि के नीचे जो भी दबी वस्तुएं होंगी, उस पर राजा का अधिकार होगा। ठीक है, इस भूमि के नीचे दबी जो भी वस्तुएं प्राप्त होंगी, उस पर राजा का अधिकार होगा। लेकिन अन्य चीज़ों पर अभी कुछ समय के लिए या लंबे समय तक के लिए अधिकार नहीं होगा। इसे हम कहते हैं नवतर सस्य या अरवान रंध्र न्याय या भूमिछिद्र न्याय। अब अगला आते हैं अभ्यंतर सिद्धि। अभ्यंतर सिद्धि से पहले एक शब्द और देखते हैं, पहले देख लेते हैं सदंड अपराध। जैसा कि नाम से ही द्योतित होता है, सदंड अपराध, दंड के साथ, मतलब अपराधों के लिए दंड देने का अधिकार, अपराधों के लिए दंड देने का अधिकार जो होता है, यह कहलाता है आपका सदंड अधिकार। ठीक है, गुप्त अभिलेखों में और खासकर गुप्तोत्तर अभिलेखों में, ठीक है, गुप्तोत्तर अभिलेखों में बेसिकली इसका प्रयोग हुआ है। तो गुप्तोत्तर अभिलेखों में जो भूमि दान की प्रक्रिया थी, इस भूमि को दान देने के लिए जो अनेक टर्मिनोलॉजी का प्रयोग हुआ, उसमें एक शब्द आता है, यह आपका है सदंड अपराध। इसका मतलब हो गया कि जिस व्यक्ति को कोई भूखंड प्रदान किया जाता है या कोई गांव प्रदान किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या होगा, उस व्यक्ति को इस दान के साथ साथ उसे मुकदमों को सुनने का अधिकार भी दिया जा रहा है। और लेकिन यह जो अधिकारिता है, यह अधिकारिता क्या है, न्यायिक जो अधिकार उसे दिया गया है, यह अधिकार केवल फौजदारी मामलों तक सीमित रहेगा। कहाँ तक रहेगा? फौजदारी मामलों तक, याद रखिएगा। तो सदंड अपराध ऐसी पद्धति है जिसमें किसी व्यक्ति को अगर कोई भूखंड या गांव दान में दिया जा रहा है, तो उसके साथ साथ व्यक्ति को उस गांव में रहने वाले निवासियों, किसानों के ऊपर न्यायिक अधिकार भी दिया जाता है। लेकिन यह न्यायिक अधिकार जो होता है केवल फौजदारी मामलों तक सीमित होता है। इसे कहते हैं सदंड अपराध की प्रक्रिया है, सदंड अपराध। अब आते हैं अभ्यंतर सिद्धि। क्या है अभ्यंतर सिद्धि? का मतलब होता है
यह भी टर्म जो है यह बेसिकली यह भी गुप्तोत्तर काल में खासकर मध्य भारत और पश्चिमी भारत में जो भूखंड अनुदान दिए गए वहाँ पे प्राप्तकर्ता के साथ यूज किया गया है शब्द है अभ्यंतर सिद्धि। अभ्यंतर सिद्धि शब्द भी जो है मुख्यतः न्यायिक अधिकार या मुकदमों के अधिकार से संबंधित है। अभ्यंतर सिद्धि शब्द में क्या है, न्यायिक या मुकदमे अधिकार तो दिया जाता है, लेकिन इसमें और सदंड अपराध में अंतर यह है कि सदंड अपराध जहां फौजदारी मामले तक सीमित होता है, अभ्यंतर सिद्धि में सभी आंतरिक मामलों पर छूट दे दी जाती है। तो इसमें सभी आंतरिक मामलों तक, अब सभी आंतरिक मामलों तक मतलब क्या हो गया कि जिस भी दान ग्रहीता को भूखंड या गांव दान में दिया गया है उस व्यक्ति को इन क्षेत्रों पे न्यायिक अधिकार भी दिया जाता है। और इस प्रकार जब अभ्यंतर सिद्धि शब्द उसमें यूज कर दिया, इसका मतलब हो गया कि उसको सभी प्रकार के आंतरिक मामले, चाहे वह दीवानी हो और चाहे वह फौजदारी हो, दोनों मामलों पर मुकदमे सुनने का अधिकार उसे दिया जाता है इस भूखंड से जुड़े हुए। तो इसे कहा गया आपका अभ्यंतर सिद्धि, इसे कहा गया अभ्यंतर सिद्धि शब्द इसके लिए प्रयोग हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, अगला आ जाइएगा, अचाट भट्ट प्रवेश्य। अचाट भट्ट प्रवेश्य क्या है? अचाट भट्ट प्रवेश्य यह भी एक टर्मिनोलॉजी है। यह शब्द जो है मुख्यतः यह भी गुप्तोत्तर अनुदानों में हमें इसका प्रयोग मिलता है। इसका तात्पर्य क्या है, जो चाट और भाट होते हैं, समझिएगा। देखिए दो शब्द पर ध्यान दीजिएगा, एक है चाट और भाट और कुछ होते हैं चारण भाट। तो जो भाट की परंपरा है, ठीक है, चारण भाट जो होते हैं ये क्या करते हैं, आपने मध्यकालीन इतिहास लेखन पढ़ा होगा तो उसमें है चारण भाट परंपरा, मतलब जो दरबारों में गाना वाना गाते थे, राजा की प्रशंसा करते थे, ठीक है, राजा की प्रशस्ति लिखते थे, हाँ, जैसे आलाखंड, परमार रासो, हाँ, तो ये पृथ्वीराज रासो, ये सब जो परंपरा है वो चारण भाट परंपरा की है। जो दरबारी जो आपके कोटियर्स होते थे, ये लोग अपने आश्रयदाता के लिए लंबी लंबी बातें बढ़ा चढ़ा के बोलते थे, गाते थे, इसको कहा गया चारण भाट परंपरा। लेकिन यहाँ अचाट भट्ट, चट और भट्ट, चट और भट्ट क्या है? चट और भट्ट जो हैं यह मुख्यतः एक प्रकार के छोटे, ठीक है, चट और भट्ट जो हैं यह एक प्रकार के नीचे तबके के अधिकारी होते हैं, छोटे, जैसे चौकीदार हो गए, जैसे पुलिसियानी हो गया, जैसे पुलिस चौकीदार हो गया वर्तमान में, ठीक है। तो जैसे गांव के पहले होते थे गोड़ैत, ये हो गए, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उसका चट और भट्ट हैं। ये चट भट्ट जो हैं, ठीक है, ये क्या करते थे, यह ग्रामीण क्षेत्रों में जाके तत्कालीन समय में आम जनता को परेशान करते थे, उनसे जो उत्पादन हुआ है उनको ले लेते थे। मान लीजिए उनके यहाँ अगर सब्जी है, कोई फल फूल है, कोई अन्य वस्तुएं फसल उत्पादित हुआ है, ठीक है, तो उनको ज़बरदस्ती ले लेते थे, तो उनको परेशान करते थे। तो इसीलिए क्या किया गया, जो जिस पे राजा ज़्यादा मेहरबान हुआ तो राजा ने क्या किया, इन भूखंड जिनको पूरा गांव दान में दिया, उनके साथ कह दिया कि आपका जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको अभ्यंतर सिद्धि का अधिकार तो दिए जा रहा है, साथ ही साथ यह भूमि अचाट भट्ट प्रवेश से रहेगी, इसमें किसी प्रकार के राजा के जो कर्मचारी अधिकारी हैं यह भी प्रवेश नहीं करेंगे, और तो चट भट्ट का भी प्रवेश यहाँ पे वर्जित कर दिया। ठीक है, यह क्या किया, चट और भट्ट जो हैं, ठीक है, चाट भाट भी कर सकते हैं, जो चाट भाट और चट भट्ट के अधिकारी हैं, इन अधिकारियों को प्रवेश को भी वहाँ पे क्षेत्र में वर्जित कर दिया गया कि ये लोग भी प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो अब वो नहीं जाएंगे तो डरा धमका के जो उनसे उपहार आदि ले लेते थे, छीन लेते थे ग्रामवासियों से, तो वह अब नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी परंपरा को कहा गया अचाट भट्ट प्रवेश्य। देखिए चाट और भाट अधिकारी होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे हनुमान जी के संदर्भ में कहा गया लंका में ना कि यहाँ पे चाट भाट रहे तहाँ बहु भट्ट, भट्ट रखवारे, भट्ट है ना, तो चट भट्ट वही हैं। और फिर आया महाभट्ट, ठीक है, तो भट्ट और महाभट्ट शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी ने भी किया है रामचरितमानस में। तो इसका मतलब है कि वह प्रक्रिया जो बड़े अधिकारी और छोटे अधिकारी दोनों का उल्लेख मिलता है, चट भट्ट चार ये सब का उल्लेख हमें मिल रहा है। तो ये हो गया आपका अचाट भट्ट प्रवेश, इनका भी प्रवेश उन क्षेत्रों में वर्जित कर दिया गया। अगला आ जाइए, निग्गल भूमि।
निग्गल भूमि भी कई बार पूछा। निग्गल भूमि क्या है? निग्गल भूमि चोलकालीन भूमि है। ठीक है, निग्गल भूमि चोलकालीन एक प्रकार की ऐसी भूमि है जिस पे कर तो लगाया जाता है, लेकिन यह जो कर होता है वह सीधे राज्य में, ठीक है, राजकोष में नहीं जाकर या सरकारी खजाने में न जाकर, बल्कि दूसरे अन्य संगठनों में बांट दिया जाता है, अन्य संगठनों को दे दिया जाता है जाए। ऐसे भूमि से प्राप्त ऐसे भूमि को कहते हैं निग्गल भूमि। तो निग्गल भूमि क्या है? निग्गल भूमि चोलकालीन ऐसी भूमि होती है जिस पे राज्य कर तो लगाता है, लेकिन राज्य उस कर को स्वयं अपने राजकोष में नहीं रखता है, बल्कि उसको अन्य संगठनों को वितरित कर देता है। ऐसी भूमि को कहा जाता है निग्गल भूमि। अब जीविता क्या है? जीविता भी चोलकालीन भूमि है। जीविता का मतलब होता है कि चोल काल में जब राज्य अधिकारियों को उनके वेतन के बदले में जो भूमि या जागीर प्रदान की जाती है, उस भूमि को कहते हैं जीविता। तो जीविता चोलकालीन भूमि है जो बेसिकली वेतन के बदले जागीर रूप में दी जाती है। तो जीविता क्या है? जीविता एक प्रकार की जागीर है या भूमि है जो वेतन के बदले दी जाती है। इसे कहते हैं जीविता। ठीक है, वेतन के बदले दी जाने वाली भूखंड आपका जीविता कहलाती है। इसी तरह एक और भूमि है, आप देखिएगा पूछा गया है एक क्वेश्चन पहले और देख लीजिए। चोल काल में पहले सालभोग देख लीजिए। सालभोग का मतलब होता है चोल काल में जो भोजनालय सामान्य जनता के लिए, आम जनता के लिए व्यवस्था करते थे, तो चोल काल में भोजनालयों को दी गई करमुक्त भूमि कहलाती थी आपको सालभोग। भोजनालयों को दी गई भूमि होती थी। अब जो रायरेखो शब्द है ये महत्वपूर्ण है। रायरेखो मुख्यतः विजयनगर का टर्म है। रायरेखो पूछता है रायरेखो क्या है? रायरेखो विजयनगर में भूमाप की इकाई है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत रायरेखो जो है यह एक प्रकार की भूमाप की इकाई है। तो यह भूमि माप की इकाई है। किस काल की है? किस काल की है यह भूमाप की इकाई? यह बेसिकली आपका यह जो भूमाप की इकाई है यह चोलकालीन है, विजयनगर कालीन है। विजयनगर में भूमाप की इकाई को कहते हैं हम रायरेखो। चोल काल में भूमाप की इकाई को कहते हैं हम बेल और माँ। बेल क्या है? चोल काल के भूमाप की इकाई है। माँ क्या है? माँ भी चोल काल में भूमाप की इकाई है, याद रखिएगा। इसी तरह अलाउद्दीन के समय में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। मसाहत क्या है? सल्तनत काल में अलाउद्दीन के समय भूमाप की इकाई है। अलाउद्दीन के समय में आपका है। शिवाजी के समय में काठी है। काठी भूमाप की इकाई है किसके समय की? शिवाजी। इसी के तहत लोधी काल में गजे सिकंदर लोधी का है। सिकंदर लोधी के समय की भूमाप की इकाई है गजे सिकंदरी। उसके बाद अकबर के समय की आपका है गजे इलाही। गजे इलाही यह मुगल काल या अकबर के समय की महत्वपूर्ण इकाई है। तो कुल मिला के बहुत सारी हमारे यहाँ पद्धतियाँ प्रचलित हैं। प्राचीन भारत में बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, जैसे निर्वतन है, ठीक है, कुल्य है, हाँ, ये सब भी आपके मुख्यतः माप की ही महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं। तो ये महत्वपूर्ण टर्म रहा। इसके आगे भी हम लोग अन्य टर्मोलॉजी पर भी चर्चा करेंगे आगे चल के।